चलिए, तो आज एक नया जिला देखेंगे, बलरामपुर जिला। ठीक है, तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे बलरामपुर जिले के बारे में, सरगुजा संभाग का जिला। ठीक है, और इसके पूरी कहानियों पर डिस्कस करेंगे। बलरामपुर जो है, ठीक है, तो देखिए सामान्य तौर पर अगर हम बलरामपुर जिले की बात करते हैं या बलरामपुर जो जिला है हमारा, ठीक है, तो देखिएगा जो बलरामपुर जिला है यह छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला है। ठीक है, उत्तरतम जिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तर पे स्थित है। ठीक है, हाँ। दूसरी बात याद रखिएगा कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत पढ़ने से पहले फिर से मैं बताऊंगा आपको कि 4 मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें इसकी प्रशासनिक स्थिति, ठीक है, और उसके बाद सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, और इसके साथ ही हम थोड़े पर्यटन पर भी डिस्कस करेंगे इन जिलों के संबंध में। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि बलरामपुर जो जिला है, ठीक है, इसे हम बलरामपुर के नाम से जानते हैं। इसे पूरे तौर पर कहते हैं बलरामपुर रामानुजगंज जिला। सामान्य तौर पर देखिए इसका नाम क्या है, बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर जिला। हाँ, वाड्रफ नगर जिला। जैसे देखिए सामान्य तौर पर मैं बात करूं तो जैसे आप सुने होंगे कि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। ठीक है, तो इसी 3 उपखंड को मिलाकर जब यह जिला बनाया गया, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जिसे जीपीएम के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी प्रकार बलरामपुर को जब डेवलप किया गया, बलरामपुर को जिला घोषित किया गया, तो उसका नाम रखा गया कि बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर जिला के तौर पर जाना गया, यानी 3 उपखंड रहे इसके बलरामपुर के। ठीक है, कितने उपखंड? 3 उपखंड रहे हैं। इन तीनों उपखंड में सबसे प्रमुख जो क्षेत्र था वो था आपका बलरामपुर। ठीक है, सरगुजा के क्षेत्र से बना है ये कटकर, याद रखिएगा, सरगुजा के क्षेत्र से बना है कटकर, और प्रशासनिक रूप से जब इसे आप याद रखेंगे तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर जिला है। और साथ ही साथ इस जिलों के अंतर्गत अगर प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो देखिएगा इसकी स्थापना जो हुई है सरगुजा से। ठीक है, तो ये सरगुजा इसका मातृ जिला रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2012 में ये गठित हुआ। ठीक है, जो कि 9 जिलों के साथ गठित हुआ है, याद रखिएगा। 9 जिले जो गठित हुए उनके साथ ये जिला जो बना है बलरामपुर जिला। ठीक है, इसे सामान्य तौर पर हम बलरामपुर जिला कह देते हैं, लेकिन अगर देखें तो इसका पूरा नाम है बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर जिला। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम पर देखिएगा यहां पर इन जिलों के मध्य जो है तहसीलों की संख्या, तो यहां तहसील है 8। ठीक है, तहसीलों की संख्या है 8। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखिएगा कि यह जो जिला है सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, यहां पर 95% जो है ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और 5% क्या है, शहरी क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी के क्रम पर याद रखिए ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है, 95% इसमें ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है तो बलरामपुर है। ठीक है, इससे पहले जसपुर का नाम आता था, लेकिन वर्तमान में जो है बलरामपुर का नाम आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसी क्रम पर जब हम यहाँ की प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो प्रशासनिक स्थिति में आपको 3 से 4 चीजें को याद रखना है। जैसे यहाँ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है यहाँ का 5247 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल है यहाँ पर 5247 वर्ग किलोमीटर पे। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ की जनसंख्या जो है, यहाँ की जनसंख्या जो है वो 8 लाख से 9 लाख के बीच में है। ठीक है, तो 8 लाख से 9 लाख के बीच में यहाँ की जनसंख्या है।
सामान्य तौर पर बस एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे यहां पर कि जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप मोटा मोटी थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए सरगुजा इसका मात्र जिला है और इसकी जो स्थापना हुई है, ठीक है, वो हुई है आपका 17 जनवरी 2012 को, ठीक है। साथ ही साथ इसकी घोषणा जो हुई है, तो घोषणा हुआ है 15 अगस्त 2011 में, ठीक है। इसकी घोषणा की गई 15 अगस्त 2011 में। साथ ही साथ याद रखेंगे कि यहां का लिंगानुपात सेक्स रेशियो 973 है, ठीक है। याद रखिएगा लिंगानुपात यहां का सेक्स रेशियो जो है वो 973 है। और इसके बाद याद रखिएगा यहां का साक्षरता प्रतिशत, ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है इस तरीके से कि छत्तीसगढ़ में किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जब आप जनगणना पढ़ेंगे, ठीक है, जनगणना को पढ़ेंगे तो इनको हम रिपीट में वापस फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जहां पर निष्कर्ष को पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में हाँ लिंगानुपात किसका ज्यादा है, किसका कम है, अनुसूचित जाति में कम किसका है, अनुसूचित जाति में अधिक किसका है, और उसके बाद फिर यही एसटी, एससी, ओबीसी, इन क्रम से हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। इसके अलावा पढ़ते हैं कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में है या सबसे कम किस जिले में है, ठीक है। इसकी वैरायटी बहुत सारी बनती है, यानी कि क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है इससे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर जो साक्षरता प्रतिशत है वो है 60%, ठीक है। तो लगभग इन संभागों में आपको दिखेगा कि यहां पर जो साक्षरता प्रतिशत है वो कम है, ठीक है, पूरे सरगुजा संभाग में। याद रखिएगा आज वर्तमान में सरगुजा संभाग के अंतर्गत हम जो जितने जिले दिखते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे जो जिले हैं उन जिलों में सबसे कम जो साक्षरता प्रतिशत है वो यहां पर देखने को मिलता है, बलरामपुर में देखते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिएगा यहां पर जो क्षेत्र हैं, ठीक है, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र या ग्राम क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा यहां पर कि ग्रामीण जनसंख्या वाला सर्वाधिक जिला है, 95% यहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र कितने होंगे, 5% केवल, ठीक है। तो उन क्षेत्रों के अनुसार आपको याद रखना है कि यहां का जो प्रशासनिक स्थिति है, ठीक है, यानी बलरामपुर की जो प्रशासनिक स्थिति है उस स्थिति के अनुसार यहां पर अधिकांश क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र या फिर किस पर आधारित होंगे, कृषि पर आधारित होंगे, ठीक है। तो यहां पर अधिकांश क्षेत्र या इनका जो निर्भरता है बलरामपुर जिले का वो अधिकांश किस पर है, कृषि पर आधारित है, ठीक है। यहां पर बहुत कम आपको कंपनी, फैक्ट्री या फिर इस तरीके के शहरी जो आधुनिक चीजें हैं वो बहुत कम नजर आएंगी, ठीक है। अधिकांशता देखिएगा। अब इसके बारे में देखिएगा कि यहां का जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष में विकासखंड की संख्या बिल्कुल होगी, ठीक है। जैसे देखिए मेनली जो विकासखंड है, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि जब छत्तीसगढ़ का जो विकासखंड पढ़ा जाता है तो चूंकि विकासखंड में कभी परिवर्तन नहीं हुआ है, 146 की गिनती है, ये परमानेंट है, ठीक है। लेकिन तहसीलों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। तहसील की संख्या सोचिए शुरुआती दौर पर था 96, जब राज्य का गठन हुआ तो 96 की संख्या थी। वर्तमान स्थिति के अनुसार ये लगभग 235 के आसपास आ चुका है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, तहसील को, इसीलिए फोकस कीजिएगा तहसीलों पर, ठीक है, क्योंकि जो विकासखंड है वही तहसील है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर जितने तहसीलों की संख्या शुरुआतों में थी, ठीक है, 6 तहसील थे, तो 6 तहसील इनके विकासखंड ही थे, ठीक है। बाद में तो जो 2 बढ़ गए हैं, ठीक है, यहां पर रामचंद्रपुर और सामरी जो क्षेत्र है उनको तहसील बना दिया गया और इस तरीके से इनकी संख्या 8 हो गई है। तो जो पहले 6 तहसील थे वो विकासखंड थे यहाँ के, ठीक है, इसीलिए विकासखंड की क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, तहसील, नए तहसील जो विकसित हो रहे हैं उनको ज्यादातर याद रखना है आपको। देखिए तहसीलों की संख्या में क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामरी तहसील किस जिले का हिस्सा है या सामरी जो है किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, हाँ ये तहसील का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछने की जो संभावना होती है तहसीलों से ज्यादातर पूछी जा सकती है स्थान विशेष के तौर पर, ठीक है। तो ये आपका तहसील ज्यादा फोकस करना है और याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी नए नए तहसीलें बनती चली जा रही हैं, हर जो हमारे राज्य है हर जिले में जो है। अब वर्तमान अनुसार देखिए पहले क्या होता था, पहले हमारा जो नारायणपुर था, जो नारायणपुर है बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर जो जिला है उसके अंतर्गत केवल 2 तहसीलें थी, ठीक है। सबसे कम तहसील वाला जिला था आपका नारायणपुर। तो पूछा जाता था कि सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है, तो देखिए तहसीलों से क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता था। उसके बाद पूछा जाता था सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है, तो जांजगीर चांपा। ठीक है, तो ये डेट विशेष है, याद रखिएगा, यहां पर 11 तहसीलें हुआ करती थी। तो जांजगीर चांपा में 11 तहसील है, नारायणपुर में 2 तहसील है, तो सबसे कम तहसील वाला जिला सबसे अधिक तहसील वाला जिला हो गया था। अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार अब ये बदल चुका है। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या हुआ कि सभी जगहों पर लगभग आपको, जैसे कि कोरिया क्षेत्र में जाएंगे तो नारायणपुर में 4 तहसील हो गई है और कोरिया में भी 4 तहसील हो गई है, तो सबसे कम तहसील वाला जिला ऐसा नहीं पूछा सकता, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि न्यूनतम जो तहसीलें हैं उन जिलों का क्रमांक क्या है। ठीक है, उन्हें संयोजित कीजिए या सुमेलित कीजिए। ठीक है, जैसे अगर डाल दिया गया कि तहसीलों के हिसाब से आपका जो जिला होगा, ठीक है, कोरिया, नारायणपुर और ऐसे और जिले होंगे जिनमें 4 की जनसंख्या होगी, 4 तहसील होंगे, तो उनका क्रम कैसा होगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम या फिर किसी भी तरीके का। देखिए पीएससी जो है क्वेश्चन बनाने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा होती है इस तरीके से क्वेश्चन में। अगर तहसील सीधे तौर पर नहीं पूछता है तो ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो प्रशासन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए पूरे तहसीलों का क्रम आपको हर जिले में याद रखना है कि किस जिले में कितना तहसील है। ठीक है, और बाकी याद तो हो ही जाएगा कि कहां पर कौन सा जिले में कौन सा तहसील है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसी क्रम पर आगे देखिएगा कि ये था प्रशासनिक स्थिति। ठीक है, तो बलरामपुर जो जिला है, ठीक है, बलरामपुर जो जिला है, बलरामपुर के क्रम पर आपको याद रखना है कि बलरामपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर जो पूरी तरीके से डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि कभी कभी नक्सलाइट एरिया के तौर पर भी जाने गए हैं। ठीक है, कि नक्सलाइट एरिया जो था या फिर क्षेत्र जो था वहां पर नक्सलाइट लोग रहते थे, इस तरीके का बात होता था, माओवादी जो क्षेत्र था ऐसा माना जाता था। लेकिन सामान्य तौर पर आज वर्तमान स्थिति में बिल्कुल ऐसी सामान्य जो प्रशासन है, सामान्य प्रशासन के तौर पर यहाँ पर कार्य चल रहा है, तो ऐसी स्थिति अब वर्तमान में उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसी के अंतर्गत यानी कि कृषि पर आधारित क्षेत्र देख लिया आपने, तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, पहले जिले को थोड़ा देखते हैं। इसके अंतर्गत जिला जो है बलरामपुर, इसकी स्थिति को देखते हैं। तो देखिएगा बलरामपुर की जो स्थिति है, ठीक है, देखिए यहां पर देखिएगा जो बलरामपुर है ये रहा आपका बलरामपुर जिला, ये देखिए उत्तर में स्थित। ठीक है, अब प्रशासन के समय में आपको एक बात और याद रखना है कि बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। बलरामपुर 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कहलाता है। ठीक है, एक आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और तीसरा आपका झारखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा बलरामपुर एक ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का उत्तर का जिला जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, यानी यहीं से आपको ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया और ये आपका झारखंड का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा एमपी, यूपी, झारखंड 3 हिस्सों को टच करने वाला या 3 हिस्सों से लगा हुआ क्षेत्र। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसको टच करता है, तो झारखंड को टच करता है। ठीक है, और दूसरी एक बात और याद रखिएगा यहीं पर कि बलरामपुर जो है सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा को, ठीक है, या शेयर करने वाला कह सकते हैं, अंतरराज्यीय सीमा साझा करने वाला जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा साझा करने वाला जिला भी आपका बलरामपुर है। ठीक है, तो बलरामपुर के लिए याद रखिएगा कि बलरामपुर के क्रम पर कुछ फैक्ट्स प्रशासनिक तौर पर याद रखिएगा। पहला कि आप पूरे क्रम पर इनके जो डेमोग्राफी है उसको थोड़ा सा याद रखें, और उसके बाद फिर आप बलरामपुर के लिए एक बात याद रखेंगे कि उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद अगर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश और पूर्व की तरफ देखेंगे तो झारखंड का क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब उसके बाद याद रखिएगा सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा को साझा करने वाला जिला है। अब अंतरराज्यीय सीमा क्या है, तो यहां पर देखिएगा, यहां से लेकर ये जो क्षेत्र है, इसके बाद यहां से लेकर अगर हम देखें इस पूरे इकाई को, तो यहां तक का जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक सीमा को साझा करता है। ठीक है, अंतरराज्यीय बलरामपुर के लिए। तो याद रखिएगा बलरामपुर के साथ कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, ठीक है, अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कहलाता है। ठीक है, बलरामपुर। अब चलिए इसकी सामाजिक स्थिति की बात करते हैं, थोड़ा सामाजिक स्थिति को देखिएगा। तो यहां पर याद रखिएगा
इसके सामाजिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति देखिएगा, सामाजिक स्थिति के तौर पर आप यहां पर अगर जनजातियों का निवास देखेंगे तो सामान्य तौर पर यहां पर जो जनजाति निवास करती हैं उसमें कोरकू, खरिया, उरांव, ठीक है, कोरकू, खरिया, उरांव और नगेसिया, ये मुख्य तौर पर निवास करते हैं। कोरकू, खरिया, उरांव और नगेसिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कोरकू, खरिया, उरांव और नगेसिया जो है जनजाति मुख्य तौर पर बलरामपुर क्षेत्र में निवास करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहां पर, ठीक है, जो भाषा या बोली का प्रयोग किया जाता है, बोली के लिए याद रख लीजिएगा कि यहां पर सामान्य तौर पर जिस बोली का प्रयोग किया जाता है वो है आपका कोरकू बोली, कोरकू, ठीक है। इसके अलावा कुरुख, इसके अलावा सरगुजिया, छत्तीसगढ़ी, इन सभी, और एक भाषा, एक बोली है सादरी, याद रखिएगा। तो सामान्य तौर पर यहां पर बोली जो है कोरकू, कुरुख, सरगुजिया, छत्तीसगढ़ी और सादरी का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर अधिक से अधिक बोलियों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, जिसमें कोरकू, कुरुख, सरगुजिया, छत्तीसगढ़ी और सादरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि देखिए कोरकू जो है ये सामान्य तौर पर कोरकू बोली बोलते हैं, उरांव जो है यहां पर कुरुख बोली बोलते हैं, सरगुजा के आसपास के जिला होने के कारण या सरगुजा क्षेत्र का होने के कारण सरगुजिया बोला जाता है, और बाकी छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा होने के कारण छत्तीसगढ़ी भी यहाँ पर जो बाहरी जैसे अन्य जिलों से वहाँ पर जो लोग जॉब के पर्पज से या फिर किसी अन्य कारण से वहाँ पहुंचे हुए हैं वो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा जो अधिकांश जसपुर और बलरामपुर के क्षेत्र में बोले जाने वाला जो क्षेत्र है वो है सादरी, ठीक है। सादरी, सादरी जो है सामान्य तौर पर आपको यहाँ पर ज्यादातर लोग बोलने वाले मिलेंगे सादरी, हाँ, बलरामपुर और जसपुर क्षेत्र में, ठीक है। अधिकांश क्षेत्र में आपको सादरी वाले लोग मिलेंगे यहाँ पर कि जो सादरी बोली बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ की त्योहार के तौर पर देखें तो यहाँ पर नवाखाई, ठीक है, नवाखाई जो है यहाँ पर बहुत मनाया जाता है। नवाखाई जो है फसल के काटने के समय नवाखाई होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर महाशिवरात्रि, ठीक है। और सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले अन्य जो त्योहार हैं वो सभी जैसे छेरछेरा, ठीक है, ये सभी त्योहार जो है यहाँ पर मुख्य तौर पर मनाए जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पर नवाखाई जो है और महाशिवरात्रि जो है मुख्य तौर पर मनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा सामाजिक पद्धति के अनुसार यहाँ पर जो है बलरामपुर जो क्षेत्र है सामाजिक पद्धति के अनुसार पाट प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। अगर आप बलरामपुर को देखें तो दो चीजें समझिएगा कि बलरामपुर जो जिला है, ठीक है, देखिएगा बलरामपुर को थोड़ा समझिएगा कि ये जो क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ का, यहां से लेकर ये जो क्षेत्र है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको व्हाइट लाइन वाला, ये जो व्हाइट लाइन है इसको कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, इतने हिस्से को कहते हैं। तो बलरामपुर का आधा हिस्सा किस में आता है? तो याद रखिएगा ये आता है आपके जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। अब यहां पर इस पाट प्रदेश को समझने से पहले थोड़ा समझिएगा, कुछ आकृतियों को समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा हमारा जो छत्तीसगढ़ है यह कुछ आकृतियों से बटा हुआ है, ठीक है, कुछ आकृतियों में बटा हुआ है। कैसे? तो देखिएगा आकृतियों में, जैसे हम कुछ आकृतियों की बात करते हैं तो देखिएगा कुछ इस तरीके की आकृति जब होती है तो इसे हम कहते हैं पहाड़, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ आकृतियां कुछ देख पाते हैं कुछ इस तरीके का, जो कि ऊपर की तरफ जो है समतल ना हो लेकिन सामान्य भूमि से कुछ ऊंचाई पर स्थित हो, तो इसे कहते हैं पठार, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा जो जमीनी भूमि से थोड़ी ऊंचाई हो और नीचे ऊपर की ओर समतल हो, ये समतल नहीं है, ये समतल है, तो समतल वाली भूमि को कहते हैं पाट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पाट प्रदेश का हिस्सा याद रखिएगा कि इसे, इस क्षेत्र को हम कहते हैं, जैसे देखिए यहां पर जो जसपुर का हिस्सा है, इस पूरे एरिया को देखिएगा, यहां से ये जो सरगुजा जसपुर पूरा एरिया, ठीक है, और बलरामपुर का पूर्वी क्षेत्र, इसे कहते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, क्योंकि इसकी बनावट जो है वो थोड़ी अलग तरीके की है, ठीक है। किस तरीके की होगी? इस तरीके की पाट प्रदेशों वाली होगी,
ठीक है। हाँ देखिए यहां पर ना अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है ये झारखंड का क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है इधर। तो ये झारखंड में यहां पर एक पठार है, इस तरीके का एक पठार है, याद रखिएगा। और ये पठार जो है इस तरीके का पठार है, और ये पठार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसी पठार का एक हिस्सा है जो कि ऊपर की तरफ समतल हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे बनावट के तौर पर ये समतल हो गया है, उसे पाट कहते हैं। तो पठार का ही छोटा इकाई क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। ठीक है, ये पहाड़ है, ये पठार है और ये पाट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यही तीन मुख्य तौर पर पाए जाने वाले प्राकृतिक क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से विभाजन क्षेत्र आप देख सकते हैं इस पे। तो समझिएगा थोड़ा सा कि यहां पर जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं पाट, इसलिए इसका नाम है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यानी यहां पर जो भी भूगर्भिक या भौगोलिक जो संरचना होगी वो कैसी होगी? जसपुर सामरी पाट प्रदेश की। तो बलरामपुर एक ऐसा जिला है, याद रखिएगा, जो दोनों का हिस्से में आता है, यानी सरगुजा और बलरामपुर दो ऐसे जिले हैं जो देखिए एक तरफ आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है और एक तरफ आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बनावट जिसमें बलरामपुर जो है दो प्राकृतिक विभागों से बटा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा कि बलरामपुर जो है, ठीक है, बलरामपुर दो प्राकृतिक बनावट से विभाजित है। ठीक है, पहला क्या होगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार, और दूसरा है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, ये नाम आगे सुने रहिएगा अभी, तो आगे जाकर अभी आप जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बलरामपुर के अगर हम सामाजिक स्थिति को देखते हैं, चूंकि मैंने बताया आपको कि यहां पर मुख्य तौर पर कृषि का कार्य होता है। ठीक है, तो कृषि के कार्य में यहां पर आप याद रखेंगे कि कृषि के तौर पर यहां पर मुख्यतः जो फसल होती है वो होती है आपका मक्का और अलसी। ठीक है, तो मोटे अनाज में मक्का और तिलहन में आपका अलसी मुख्य तौर पर होता है यहां पर। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है धान की खेती होती है। ठीक है, खाद्यान्न में धान की खेती होती है, धान का फसल होता है, और उसके अलावा जो है उड़द का फसल आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, उड़द। तो यहां पर याद रखिएगा कि सामान्य तौर पर फसल के तौर पर यहां पर मक्का और अलसी का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, और उसके अलावा आप देखेंगे कि सूरजमुखी का भी उत्पादन यहां पर होता है, सूरजमुखी। ठीक है, तिलहन फसल में। तो याद रखिएगा कि सामाजिक जो क्षेत्र है यहाँ पर या जो सामाजिक विस्तार है उसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सामाजिक स्थिति के अनुसार कि यहाँ पर जनजाति विशेष, ठीक है, यहाँ की जो प्राकृतिक बनावट है वो, क्योंकि देखिए इन्हीं के साथ जो है यहाँ पर रहन सहन कैसा होगा, तो पाट प्रदेश में लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस क्रम पर आपको थोड़ा सामाजिक स्थिति को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके मैप पर, तो देखिएगा थोड़ा मैप देखते हैं यहाँ का। ठीक है, मैप को देखिएगा, चलिए देखिएगा मैप को थोड़ा सा और मैप से समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा मैप में थोड़ा सा चीजों को समझ में आ जाएगा। मैप से देखिएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि कौन कौन सा जिला इसको सीमावर्ती रूप से टच करती है, और उसके बाद देखिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र से ये इसके तहसील कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी हम सामाजिक के बाद आर्थिक के साथ जोड़ेंगे और भौगोलिक के साथ जोड़ेंगे तो चीजें यहां पर थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा इसी के अंतर्गत देखिएगा सबसे पहले कि यहां पर है आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यह है आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और यह हिस्सा कहलाता है झारखंड का क्षेत्र।
ठीक है, छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है इस तरफ। अब देखिएगा दक्षिण की तरफ है आपका जसपुर का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस तरफ है आपका सरगुजा, और उत्तर की तरफ है आपका सूरजपुर। ठीक है, इस तरीके से 3 जिलों से घिरा हुआ है नीचे की तरफ, और 3 राज्यों से घिरा हुआ है उत्तर की तरफ। ठीक है, 3 जिले से नीचे की तरफ दक्षिणी क्षेत्र जसपुर, सरगुजा और सूरजपुर का क्षेत्र हो गया, और उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये है आपका बलरामपुर। अब बलरामपुर की जो मुख्यालय है, मुख्यालय के तौर पर मैंने बताया था आपको कि जो मुख्यालय है वो है आपका बलरामपुर का। ठीक है, अब देखिए हाँ, बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर यहाँ का मुख्यालय है सामान्य तौर पर, क्योंकि बलरामपुर जो जिला है उस जिला के अंतर्गत याद रखिएगा कि बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर के नाम से इसे जाना जाता है। तो शुरुआती तौर पर जब इसे डेवलप किया गया तो 3 उपखंड से डेवलप किया गया था। ठीक है, तो पहला कहलाता है बलरामपुर, दूसरा है आपका रामानुजगंज, और तीसरा, हाँ, और ये हिस्सा कहलाता है वाड्रफ नगर। ये 3 उपखंड से बना था आपका ये क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी 3 उपखंड से पहले शुरुआती दौर पर बना था। इसके तहसीलों को देखिएगा, काउंट कीजिएगा, तहसीलें भी आपको याद रखनी होगी। सबसे पहला जो क्षेत्र है सरगुजा की तरफ से, यह क्षेत्र कहलाता है राजपुर, राजपुर, और यह क्षेत्र कहलाता है आपका कुसमी, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, तहसील है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये जो क्षेत्र है, अभी नया जो तहसील बना है वो है आपका सामरी, याद रखिएगा, नया तहसील है। और हाँ, सामरी। और एक बात और याद रखिएगा, यहां पर यह क्षेत्र कहलाता है आपका रामचंद्रपुर, यह भी नया तहसील है, रामचंद्रपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा तहसील के तौर पर। इसके बाद देखिएगा एक तहसील आपका बलरामपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तहसील में याद रखिएगा, इन तहसीलों के अंतर्गत एक तहसील जो आपका 8वां तहसील है, उसको भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। शंकरगढ़। ठीक है, तो देखिएगा वाड्रफ नगर, चंद्रपुर, रामचंद्रपुर, रामानुजगंज, सामरी, कुसमी, बलरामपुर और राजपुर, ये राजपुर क्षेत्र हो गया, और यहीं पर है आपका शंकरगढ़। ठीक है, ये 8 तहसील हैं आपके, याद रखिएगा। अब इसी के बाद देखिएगा, इसी प्रशासनिक स्थिति के अनुसार आपको याद रखना है कि अंबिकापुर क्षेत्र से आपने पढ़ा था कि अंबिकापुर क्षेत्र से एक रूट जो है उत्तर की तरफ आती है बलरामपुर की तरफ। ठीक है, और यह रूट जो है बलरामपुर से होते हुए आपके झारखंड की तरफ जाती है गढ़वा तक। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो रूट है NH 343, नेशनल हाईवे 343, ठीक है, इसका रूट है आपका। अंबिकापुर से स्टार्ट होती है, अंबिकापुर क्षेत्र से, और अंबिकापुर से कहां जाती है, गढ़वा तक जाती है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। अब इसी क्रम पर देखिएगा, एक पॉइंट और याद रखना है आपको, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर जिला है आपका बलरामपुर। ठीक है, सबसे उत्तर जिला है, तो यहां पर रामचंद्रपुर तहसील के अंतर्गत एक क्षेत्र है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सुंदरी, सुंदरी गांव। तो याद रखिएगा कि बलरामपुर का सबसे अंतिम गांव जो है वो सुंदरी गांव है। ठीक है, बलरामपुर का सबसे अंतिम गांव सुंदरी गांव है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी क्रम पर देखिएगा, ये रूट मैप आपको याद रहेगा कि अंबिकापुर से लेकर गढ़वा तक जाता है आपका NH 343। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि जसपुर क्षेत्र में, ठीक है, जसपुर क्षेत्र में थोड़ा सा बलरामपुर से हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, और जसपुर क्षेत्र में पंडरापाट एक तहसील है, पाट है। ठीक है, पंडरापाट क्षेत्र, और पंडरापाट क्षेत्र से एक नदी जो निकलती है, याद रखिएगा, पंडरापाट क्षेत्र से एक नदी निकलती है, बखोना चोटी से निकलती है, और ये प्रवाहित होते हुए, ठीक है, उत्तर की तरफ बहती है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है बॉर्डर लाइन बनाती है, और उसके बाद बहती है। इसे कहते हैं हम कन्हार नदी।
ठीक है। तो नदी का नाम याद रखिएगा, लगभग 115 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 115 किलोमीटर, ठीक है। तो कन्हार नदी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि यहां पर अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति में पहले आपको 3 बातें याद रखनी है आर्थिक स्थिति के अनुसार। तो पहले नंबर पर आता है आपका खनिज, दूसरे नंबर पे है उद्योग, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है कृषि। तो देखिए ये 3 ही क्रम है जहां पर किसी की आर्थिक स्थिति को आप तय कर पाएंगे कि ये क्या क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र विशेष क्या है। तो देखिए सामान्य तौर पर आपको याद रखना है कि यहां पर खनिज के तौर पर क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइट। तो यहां पर जो है बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। उद्योग में देखिएगा यहां पर वर्तमान में जो उद्योग स्थापित किया जा रहा है वो है ताप जल विद्युत उद्योग, ताप जल विद्युत उद्योग, ठीक है। और फसल के तौर पर याद रखिएगा यहां पर मुख्य तौर पर मक्का और अलसी की फसल ज्यादा होती है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा कि बाकी छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के अनुसार बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने कार्य प्रयोजन के साथ ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा कि पाठ प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है, पाठ प्रदेशों वाले क्षेत्रों में वो लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है। हाँ, लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये मुर्मी मिट्टी कहलाती है। इसमें अधिकांश जो है बागवानी फसल, ठीक है, और सब्जी की जो फसल होती है वो अधिकांश आपको मिलेगी लेटेराइट मिट्टी में, बागवानी और सब्जियों वाले, ठीक है। फ्रूट्स भी ज्यादा इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए बागवानी या सब्जी का उत्पादन होना ये भी अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है, बागवानी होता है और सब्जी होता है, ठीक है। और अब देखिएगा यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है आपके दक्कन ट्रैप की और गोंडवाना की, ठीक है। दक्कन ट्रैप और गोंडवाना चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप भी पाई जाती है और गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है। इसका मतलब है ये है कि यहाँ पर जो शंकरगढ़ क्षेत्र है वहां पर कोयले का भी उत्पादन होता है, ठीक है, कोयला भी मुख्य तौर पर, और बॉक्साइट का भी उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। दक्कन ट्रैप की चट्टानों में बॉक्साइट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर अधिकांश आपको बॉक्साइट दिखेगा। देखिए पाठ प्रदेश के क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा जो खनिज मिलेगी वो बॉक्साइट मिलेगी, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है याद रखिएगा जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। जैसे बाल्को, जो बाल्को आपका कोरबा में बाल्को है, ठीक है, उसको एल्युमिनियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो अधिकांश वो पाठ प्रदेशों से ही एल्युमिनियम बॉक्साइट प्राप्त करता है जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद यहां पर कोयले का भंडारण क्षेत्र है थोड़ा, ठीक है, और उद्योग के तौर पर याद रखिएगा ताप जल विद्युत, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, आप सबसे पहले देखिएगा यहां पर पर्यटन के तौर पर और साथ ही साथ यहां पर उद्योग और फसल के तौर पर जो डेवलप क्षेत्र है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा पर्यटन में, ठीक है, पर्यटन में सबसे पहले हम देखेंगे तो इन क्षेत्रों में एक नाम है सेमरसोत, सेमरसोत। तो देखिएगा रामानुजगंज, ठीक है, क्षेत्र में यहां पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सेमरसोत, ठीक है। ये सेमरसोत जो अभ्यारण्य है याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है सेमरसोत, ठीक है, 1978 में स्थापित किया गया, ठीक है। और तमोर पिंगला के बाद सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहलाता है, ठीक है। तमोर पिंगला के बाद सबसे बड़ा अभ्यारण्य है सेमरसोत, याद रखिएगा। यहां पर सामान्य तौर पर यहां पर भी क्या पाया जाता है, नीलगाय पाया जाता है, सर्वाधिक नीलगाय सर्वाधिक पाया जाता है, और साथ ही साथ साल और सागौन के वृक्ष सर्वाधिक होते हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है, साल और सागौन के क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर जानवरों के तौर पर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है हाथी भी पाया जाता है। कारण क्या है, हाथी विचरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका बलरामपुर का क्षेत्र, इसलिए सुनेंगे आप लगातार कि इतने फसलों को नुकसान पहुंचा दिया हाथियों ने, ठीक है। इसका कारण यही है, देखिए मेनली जो है हाथी आपको जनरली जो मिलेंगे वो झारखंड के क्षेत्र मिलते हैं,
झारखंड का क्षेत्र है, और चूंकि झारखंड का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ जो है ये ज्वाइंट है, ठीक है। तो अधिकांश आपके सीमावर्ती क्षेत्रों में आपको रामानुजगंज या सामरीपाट प्रदेशों के मध्य जो क्षेत्र है, ये हाथियों के झुंड यहाँ पर घूमते हुए जरूर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को याद रखिएगा। सेमरसोत क्षेत्र जो है याद रखिएगा 1978 में बनाया गया, स्थापना किया गया इसका, और साथ ही साथ याद रखेंगे कि इन क्षेत्रों में नीलगाय जो है सर्वाधिक और साल सागौन के जो वृक्ष हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ पर एक जलप्रपात है, ठीक है, एक जलप्रपात है जिसे कहा जाता है पवई जलप्रपात। इसी के अंतर्गत आता है पवई जलप्रपात, याद रखेंगे पवई जलप्रपात, ठीक है। आपका अभ्यारण्य के अंतर्गत, सेमरसोत अभ्यारण्य के अंतर्गत पवई जलप्रपात आता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो पवई जलप्रपात है ये किस नदी पर है? चनान नदी पर, चनान नदी, ठीक है। पवई जलप्रपात है चनान नदी पर, याद रखिएगा। चनान नदी के लिए कभी कभी पूछा जाता है या ये पूछ लिया जाता है कि पवई जलप्रपात जो है ये किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा सेमरसोत अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, और या फिर पूछा जाता है कि नदी कौन सी है, तो चनान नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा सेमरसोत के अंतर्गत, ठीक है, जो सेमरसोत जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर जो है दो ही फैक्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा कि इसी क्रम पर आपको 4 से 5 जो 5 पॉइंट है वो थोड़ा सा कवर कर लेना है। जैसा नीलगाय सर्वाधिक पाया जाता है, साल सागौन के वृक्ष सर्वाधिक है, हाथी विचरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, और जलप्रपात है पवई जलप्रपात जो कि चनान नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद रामानुजगंज से आप दक्षिण की तरफ आएंगे, ठीक है, और बलरामपुर के क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो इसी क्षेत्र में आता है आपका तातापानी, जगह का नाम है तातापानी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पर्यटन के तौर पर और उद्योग के तौर पर फेमस होने वाला जगह अभी वर्तमान में है, ठीक है। बात करते हैं तातापानी के बारे में, तो देखिएगा तातापानी जो क्षेत्र है बलरामपुर का एक सबसे बड़ा पर्यटन लोकप्रिय क्षेत्र है जिसका नाम है तातापानी। इसका नाम जो है तातापानी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर गर्म जल का फव्वारा है, गर्म जल का फव्वारा, ठीक है। जमीन से गर्म जल जो है प्रवाहित होता है जिसके कारण एक फव्वारा का निर्माण होता है, इसे हम तातापानी कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तातापानी क्षेत्र को पहले तो ये याद रखिएगा ये तातापानी है क्या या गर्म पानी क्यों आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जमीनी भाग में, ठीक है, गंधक के उष्म क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। गंधक के कारण जो गंधक जो खनिज है उसके कारण वो पानी में मिलने के कारण वो क्षेत्र जो है गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वो क्षेत्र जो है पानी जो है एक फव्वारे के तौर पर बाहर निकलता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसलिए इसको उष्म गंधक फव्वारा भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा उष्म गंधक फव्वारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि तातापानी जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर तातापानी महोत्सव मनाया जाता है, तातापानी महोत्सव कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के समय, ठीक है। मकर संक्रांति के समय जो है तातापानी महोत्सव जनवरी माह में 3 दिन के लिए मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर आपको याद रखना है क्योंकि एक मंदिर है कामेश्वर मंदिर, यहां पर 2 प्रकार की मंदिर है, याद रखिएगा, एक शिव मंदिर है और एक शक्ति मंदिर है, ठीक है, शिव मंदिर और शक्ति मंदिर। तो कामेश्वर मंदिर जो है ये शिव मंदिर है, यहां पर याद रखिएगा कामेश्वर जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, और यहीं पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, महाशिवरात्रि का मेला, ठीक है, याद रखिएगा महाशिवरात्रि का मेला लगता है तातापानी क्षेत्र में। तो तातापानी क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्यटन के रूप में। अब दूसरा जो उद्योग जो डेवलप हो रहा है यहां पर वो याद रखिएगा आपको कि तातापानी क्षेत्र के कारण यहां जो गर्म पानी निकल रहा है इससे छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार और साथ ही साथ अमेरिका की एक कंपनी है जिसे कहा जाता है जियोथर्मेक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा जियोथर्मेक्स अमेरिका की कंपनी है और छत्तीसगढ़ सरकार जो मिलकर इसमें क्या काम कर रहे हैं? गर्म जल विद्युत उत्पादन के लिए ट्रीटी साइन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से डील साइन किया है इन्होंने जिसमें ये दोनों कंपनी मिलकर, छत्तीसगढ़ सरकार और साथ ही साथ अमेरिका की जियोथर्मेक्स कंपनी मिलकर यहां पर गर्म जल से विद्युत उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर उद्योग जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, जो कि हमने यहां पर पढ़ा ताप जल विद्युत
ठीक है, ताप जल विद्युत उद्योग, तो याद रखिए कौन सी कंपनी है, जियोथर्मेक्स, जो कि अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, तो तातापानी के संबंध में ये सारे बिंदु आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जैसे ही तातापानी से दक्षिण की तरफ आते हैं आप, तो आप पहुंचते हैं सामरी की तरफ। ठीक है, ये जो सामरी क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान कहलाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान सामरी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर है क्या चीज और इसको आपको याद कैसे करना है। तो सामरी जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। ठीक है, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश। सबसे ऊंचा पाट प्रदेश, याद रखिएगा, सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, सामरी पाट प्रदेश, याद रखिएगा। यहां पर पूरे छत्तीसगढ़ की, याद रखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर, और छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा चोटी कहलाता है आपका गौरलाटा। ठीक है, यहां पर भी आपका मेला लगता है गौरलाटा के क्षेत्र में। ठीक है, तो सामान्य तौर पर देखिएगा, अब धीरे धीरे जो है गौरलाटा पे धीरे धीरे चढ़ाई किया जा रहा है और इन क्षेत्रों पर पर्यटन को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में जनवरी के समय में, ठीक है, गौरलाटा के क्षेत्र पर पहुंचे थे हमारे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है आपका गौरलाटा क्षेत्र भी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा प्रदेश जो है पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश है, और यहीं पर स्थित है आपका गौरलाटा, जो कि सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए सामरी पाट प्रदेश जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको थोड़ा समझेगा। सामरी पाट प्रदेश कुछ इस तरीके का है। ठीक है, जमीन की हाइट से लगभग 700 मीटर की इसकी हाइट है सामरी की। ठीक है, यहीं पर एक दरार है और इसी दरार के आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है, यह क्षेत्र कहलाता है आपका लहसुन पाट। यह क्षेत्र कहलाता है आपका सामरी पाट। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि सामरी पाट प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये लहसुन पाट है और ये आपका सामरी पाट है। ठीक है, तो अधिकांश आपके पाट प्रदेश इसी क्षेत्र में, ये कुसमी पाट है आपका, ये जो क्षेत्र है इसे कुसमी पाट कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पाट प्रदेशों में एक क्षेत्र आता है, तो ये पूरा का पूरा पाट प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, जहां पर सामान्य जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो लगभग 700 मीटर से अधिक की ऊंचाई मिलेगी, और यही कारण है कि यहां पर सबसे ऊंचा चोटी है गौरलाटा। ठीक है, तो सामरी पाट के लिए इतना याद रखिएगा, यह भी पर्यटन के तौर पर इसको विकसित किया जा रहा है, सामरी पाट प्रदेश को। ठीक है, अब जैसे ही कुसमी पहुंचते हैं आप, ये दक्षिण क्षेत्र में है, सामरी पाट के दक्षिण क्षेत्र में है, तो यहां पर याद रखेंगे कुसमी जो क्षेत्र है, ठीक है, यह कुसमी क्षेत्र छत्तीसगढ़ का दूसरा शिमला कहलाता है। छत्तीसगढ़ का दूसरा शिमला कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो है अभी हाल ही में जब ठंडी छत्तीसगढ़ में थी, दिसंबर का जो माह था, दिसंबर और जनवरी का, तो यहाँ पर जो है ओस की बूंदे जो है ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया था कि जो कुसमी है ये ठंडी के समय जो है बहुत ज़्यादा ठंडा रहने वाला स्थान था। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का दूसरा शिमला कहलाता है। ठीक है, तो कुसमी पाट के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, कुसमी पाट क्षेत्र के लिए। अब देखिएगा कुसमी पाट क्षेत्र में आपको यहां पर भी पाट प्रदेश मिलेगा, कुसमी जो क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं कहां पर, शंकरगढ़ में। तो देखिए शंकरगढ़ जो क्षेत्र है, यहां पर कोयला उत्पादन क्षेत्र कहलाता है, ये कोयला उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, शंकरगढ़ जो क्षेत्र है ये कोयला उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा बलरामपुर के पास या बलरामपुर के क्षेत्र में एक जो क्षेत्र है, ठीक है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है थोड़ा सा, जिससे जैसे कि बलरामपुर क्षेत्र आप पहुंचेंगे और बलरामपुर क्षेत्र के पास देखिएगा ये जो नदी है, ठीक है, आपका कन्हार नदी, कन्हार नदी के तट पर, ठीक है, जो कन्हार नदी है इसके तट पर है आपका एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है डीपा डी। डीपा डी नाम याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तातापानी से जितना क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे ज्यादा क्वेश्चन आपका डीपा डी से आता है, और खासकर अधिकांश आपके व्यापम से क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डीपा डी जो क्षेत्र है, याद रखिएगा कि डीपा डी जो है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिएगा डीपा डी क्षेत्र, तो सबसे पहले याद रखिएगा डीपा डी जो क्षेत्र है ये कन्हार नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और 1989
1989 में जब यहां पर खुदाई किया जा रहा था, ठीक है, तो यहां पर लगभग 300 से 500 शिवलिंग प्राप्त हुए। हाँ, शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, 300 से 500 शिवलिंग यहां पर प्राप्त हुए हैं। डिपाडी, हाँ, डिपाडी में 300 से 500 शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कन्हार नदी के तट पर है और 1989 में यहां पर खुदाई हुआ, तो याद रखिएगा केंद्र के द्वारा इसे संरक्षण दिया गया है, इस क्षेत्र को केंद्र के द्वारा संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो संरक्षण सूची में शामिल किया गया है आपका डिपाडी, केंद्र संरक्षण सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि डिपाडी जो क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है ये सभी के सभी कुछ ना कुछ भग्नावशेष में मिले हैं, ठीक है, टूटे फूटे मिले हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत सारे शिवलिंग दिखेंगे और छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा डिपाडी के बारे में, पुरातात्विक स्थल डिपाडी, पुरातात्विक स्थल डिपाडी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पुरातात्विक स्थल डिपाडी के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए डिपाडी के पास ही एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है अर्जुनगढ़, ठीक है, याद रखिएगा डिपाडी के पास जो है एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है अर्जुनगढ़। अब ये अर्जुनगढ़ क्या है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अर्जुनगढ़ भी एक पुरातात्विक क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर 5 प्रकार के टीले जो हैं विस्तृत हैं। इन टीलों को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिएगा पहला जो है आपका सरिया टीला, यह अर्जुनगढ़ के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, सरिया टीला, ठीक है, बोरजा टीला, उरांव टीला, अमला टीला और सेमल टीला। ये 5 प्रकार के टीले यहां पर विस्तृत हैं, ठीक है। इनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है थोड़ा, तो याद रखिएगा ये 5 टीले हैं। कौन कौन से? सरिया टीला, बोरजा टीला, उरांव टीला, अमला टीला और सेमल टीला, ठीक है। अब इन्हीं टीलों के क्रम पर याद रखिएगा ये कहां पर स्थित है, अर्जुनगढ़ पे स्थित है, ठीक है। तो अर्जुनगढ़ के इस क्षेत्र को याद रखना है आपको कि अर्जुनगढ़ का ये जो क्षेत्र है जहां पर 5 टीले स्थित है, सरिया टीला, बोरजा टीला, उरांव टीला, अमला टीला और सेमल टीला। इसमें आपको बोरजा टीला सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यहां पर है एक सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो बलरामपुर में सूर्य मंदिर की स्थापना कहां पर हुई है, बोरजा टीला में, जो कि अर्जुनगढ़ के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक साक्ष्य यहां पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसी के पास देखिएगा एक जो गुफा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। अर्जुनगढ़ के पास जो है यहीं पर एक पाट जो क्षेत्र है जिसे कहा जाता है जोका पाट, जोका पाट, ठीक है। ये जोका पाट को याद रख लीजिएगा थोड़ा सा क्योंकि यहां पर यह जो क्षेत्र है ये धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। जोका पाट कहां पर है, आपका अर्जुनगढ़ के अंतर्गत, ठीक है, जोका पाट, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत जो क्षेत्र है इसको हम एक गुफा का नाम याद रख लीजिएगा। यहां से जो जोका पाट में गुफा है जिसे कहा जाता है घिरिया लता, घिरिया लता गुफा, ठीक है, जहां पर सिद्ध बाबा जो हैं, ठीक है, यहां पर जो है माना जाता है कि कोई सिद्ध बाबा हैं जिन्होंने ख्याति प्राप्त की थी इसी घिरिया लता गुफा में, ठीक है। तो यह धार्मिक और पूजन स्थल बन चुका है वर्तमान में और पर्यटन के रूप में विकसित है, याद रखिएगा। तो कैसे याद रखेंगे, अर्जुनगढ़ में स्थित है आपका जोका पाट क्षेत्र और वहां पर है आपका घिरिया लता गुफा, ठीक है, घिरिया लता गुफा। और इसी के अंतर्गत याद रखना है आपको कि यहां पर जो है धार्मिक क्षेत्र ही है और यहां पर पूजन जो है किया जाता है, ठीक है। तो इस क्रम पर आपको यहां पर इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है आपके क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। तो ये सभी के सभी कहां पर आते हैं, बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए वाड्रफ नगर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का अगर आप देखेंगे, वाड्रफ नगर का जो क्षेत्र है ये अधिकांश वन संपदा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपको अधिकांश क्षेत्रों में आपको वन संपदा नजर आएगा, यानी यहां पर अधिकांश जो है जंगल या वन संपदा वाला क्षेत्र कहलाता है ये, ठीक है। उसके बाद राजपुर का जो क्षेत्र है, आप दक्षिण की तरफ आएंगे, राजपुर का क्षेत्र, यह राजपुर का क्षेत्र जो है अंबिकापुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और ये सामान्य रूप से जो अभी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे जो सड़क डेवलप हो रहे हैं उसके कारण ये जो है राजपुर क्षेत्र जो है अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो पूरा क्षेत्र जो है बलरामपुर का, इसके संबंध में जो सारे बातें हैं वो आपके सामने है। इतनी चीजों का आपको कम से कम याद कर लेना है, ठीक है, बलरामपुर के संबंध में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है डीपाडी, सामरीपाट, ठीक है, अर्जुनगढ़, शंकरगढ़, बलरामपुर, तातापानी और
सेमरसोत अभ्यारण्य। ठीक है, इतना को कम से कम याद कर लीजिएगा। बलरामपुर के संबंध में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बलरामपुर के संबंध में आपको जितने भी पॉइंट्स है, खासकर पर्यटन वाले क्षेत्र हैं, वो डेवलप रहेंगे, प्रॉपर याद रहेगा आपको। ठीक है, इतना कम से कम याद कर लीजिएगा। चलिए